नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी ताकि सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें दी जा सकें? खबरों के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन के खातिर यह कुर्बानी देने का मन बना रही है। दरअसल सीटों के तालमेल में देरी और साझा रैलियों के कार्यक्रम तथा संयोजक के नाम तय न होने से सहयोगी दलों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इसी बीच खबर आई कि कांग्रेस इस बार 255 लोकसभा सीटों पर ही फोकस करेगी, जबकि 2019 में उसने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब उसका बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में एनसीपी, कर्नाटक में जेडीएस, झारखंड में जेएमएम और तमिलनाडु में डीएमके से ही गठबंधन था। लेकिन अब उसके कई नए सहयोगी दल जुड़ गए हैं, लिहाजा ज्यादा सीटें अब उसे सहयोगी दलों को देनी होगी। तो क्या कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? एक बार देख लेते हैं कि राज्यवार क्या आंकड़ा है। 2019 की अगर हम बात करें तब बिहार में 40 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। इस बार माना जा रहा है कि वो 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी पिछली बार की तुलना में 4 कम। झारखंड में 14 में से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार भी 7 पर ही लड़ सकती है, ये बात सूत्रों के हवाले से आ रही है। कर्नाटक में कुल 28 है, पिछली बार 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब जेडीएस के साथ तालमेल पे थी, और इस बार जाहिर सी बात है कि वहां सत्ता में तो सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पिछली बार 25 पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार आंकड़ा घट के करीब आधा 13 हो सकता है, क्योंकि अब 3 पार्टियों में बंटवारा होना है। तमिलनाडु की बात करें, वहां 39 में से पिछली बार डीएमके ने 9 सीटें कांग्रेस को दे दी थी, इस बार भी माना जा रहा है कि उतनी सीटें कांग्रेस को मिल सकते हैं। लेकिन यूपी में जहां 80 सीटें हैं, पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार अगर समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल होता है, आरएलडी के साथ होता है, तो कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती है। और पश्चिम बंगाल में वहां बहुत कम सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, क्योंकि 42 में से पिछली बार 40 पर लड़ी थी। इस बार अगर टीएमसी के साथ तालमेल होता है तो केवल 4 सीटें ही मिल सकती है। तो ये वो आंकड़ा है जो बता रहा है कि किस तरह से कांग्रेस की संख्या 421 से घटकर 255 पर आ सकती है। अब हर राज्य के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बिहार की, तो यहां पर जैसे हमने कहा है कि कुल 40 में से इस बार यह आंकड़ा बन सकता है कि जेडीयू आरजेडी 17-17 पर चुनाव लड़े, कांग्रेस को 5 सीटें दे दी जाएं और लेफ्ट के खाते में 1 सीट आ सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और इंडिया में किस तरह का बंटवारा हो सकता है? झारखंड में वहां पर कांग्रेस पिछली बार की तरह 7 पर, जेएमएम 5 पर, आरजेडी 1 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर जेडीयू भी 1 सीट मांगेगी, ये हमारी जानकारी है। और अगर जेएमएम अगर 1 सीट कम देती है तो फिर कांग्रेस को एक राज्यसभा की सीट अपने खाते से दे सकती है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, वहां पर शिवसेना, यूबीटी इनको 19, कांग्रेस को 13, पिछली बार की तुलना में करीब आधी, और एनसीपी को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 2 छोटी पार्टियां अलग है, प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी की, इन्हें 1-1 सीट दी जा सकती है। लेकिन यहां पर चर्चा 4 सीटों पर अब भी जारी है। ये सारी जानकारी हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें दी है। और पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, यहां पर 6 सीटों पर कांग्रेस की नजर है, लेकिन टीएमसी जो तेवर दिख रहे हैं उसके मुताबिक 4 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, और फिलहाल तो केवल 2 सीटों की ही बात टीएमसी कर रही है। तो इस लिहाज से यहां पर भी कांग्रेस की सीटें पिछली बार की तुलना में कम हो सकती हैं। और अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात करें तो पंजाब में तो ये उम्मीद अब ना के बराबर है, क्योंकि वहां पर जो पंजाब की कांग्रेस यूनिट है वो सख्त खिलाफ है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावना अभी बनी हुई है। इसमें 4 आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और जहां तक बिहार की बात है, यहां पर जनता दल यू ने साफ किया है कि वो कम से कम 16 सीटों पर तो लोकसभा चुनाव में उतरेगी ही, क्योंकि पिछली बार उनके इतने ही सांसद जीत करके आए थे। वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह बात कही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच ही सीटों का तालमेल होगा, क्योंकि दोनों पुराने सहयोगी हैं। आइए सुन लेते हैं। मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे होंगे, आरजेडी से ही बात करके तय होगा, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा। लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड किया। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे, या जब हम लोगों की बात होगी उसी में ये बात तय।
वहीं बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह का यह कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों को लचीला रुख अपनाना होगा। ये सच है कि पिछली बार जनता दल यू इस अलायंस में नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन इस अलायंस में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिनको 5 सीट मिला था, वीआईपी पार्टी, उनको भी 3 सीट मिला था, 3 सीट और जीतन राम मांझी जी की पार्टी को मिला था। तो यही 11 सीट तो निकल गया, वो लोग चले गए उधर। तो ये सीटें हैं। हम लोग 9 सीट लड़े थे और प्रैक्टिकली कहिए तो अब मोतिहारी से हम लोग उपेंद्र जी के सिंबल पे लड़े थे तो 10 सीट लड़े थे। तो 9-10 सीट लड़े थे। हम ये नहीं करें कि हमको आज भी 10 ही मिलना चाहिए। फ्लेक्सिबल हम लोग हैं कि महागठबंधन का स्वरूप बना रहना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टियों को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा जी। और मुझे विश्वास है कि सभी मैच्योर्ड लोग हैं, चाहे लालू जी हों, नीतीश जी हों, वाम दलों के जो नेता हैं, सब मिलजुल के सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि जितनी सीटें वो पिछले बार लड़े उतना इस बार भी मिलना चाहिए। ये तो सब लोग चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं कि उतनी सीट मिले। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, आपके सूत्रों ने जो जानकारी दी थी अभी हमने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाई है, बताइए। लेकिन एक बड़ी बात जो इसमें दिख रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी कुर्बानी देगी? और दूसरी बात यह है मनोरंजन कि जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर कैमरे के सामने बातचीत हो रही है, अमूमन होता यह कि यह सब पर्दे के पीछे बातचीत होती है, तो क्या यह समझा जाए कि यह एक तरह की पोस्चरिंग है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पाले में डालने के लिए? जी हाँ, जब आप टेबल पर बैठते हैं तो उसके पहले एक आप माहौल बनाते हैं। वही आपने देखा कि अखिलेश सिंह जो है 10 सीट की बात कर रहे थे, लेकिन उनको मालूम है कि उनको 5 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात लगभग तय हो गई है और इस सब की घोषणा जो है 14 जनवरी के बाद होगी। तो अभी से लेकर 14 जनवरी तक अलग अलग तरह के आपको बयान जो है इस तरह के दिखेंगे। अमूमन लगता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस कोalition में है, सरकार में है, वहाँ स्थिति जो है साफ हो गई है। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अभी सरकार में नहीं है। दिक्कत जो है वेस्ट बंगाल में है, दिक्कत जो है पंजाब में है, दिक्कत जो है दिल्ली में होनी है। ये 3 राज्यों में दिक्कत है। और जहां तक आपने पहला सवाल पूछा क्या कांग्रेस कम सीटें लड़ेगी, कांग्रेस में इस बात को लेकर के रणनीति है कि कम सीटें लेकर के अपनी टैली को कैसे डबल कर सकते हैं। बिहार में 1 सीट जीती है, क्या वो 3 सीट जीत सकती है? बंगाल में 2 जीती है, 4 मिले तो क्या चारों जीत सकते हैं? तो इस तरह से अपनी टैली को डबल करने के लिए सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस 421 के बजाय करीब 250 से लेकर के 280 सीटें लड़ेगी। लेकिन मनोरंजन, जब राष्ट्रीय पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो वो सीटों के साथ साथ वोटों का प्रतिशत भी देखती है, साथ साथ अपना विस्तार भी देखती है कि कहीं वो सिकुड़ ना जाए, कहीं वो ऐसी जगह समझौता ना कर ले जिससे कि उसका काडर वो डिमोरलाइज हो जाए। कई बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जहां पर मजबूत है, जाहिर सी बात है कि वो दूसरे दलों के लिए अपना स्पेस खाली नहीं करेगी। देखिए, दिक्कत यह है कि कांग्रेस सिमटती जा रही है। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इस बार जो है पिछली बार की तरह 50-52 सीट पर रह जाए और उनको जो है मेन जो है अपोजिशन पार्टी का भी दर्जा ना मिले। इसलिए कांग्रेस में रणनीति है कि साउथ में वो जम के लड़ेंगे, जहां जहां उनकी सरकारें बनी है, खासकर कर्नाटक में, तेलंगाना में, और बाकी जगह जहां जहां वो कोलिशन में है वहां पे वो अपनी सीटें जो है वो छोड़ने के लिए तैयार। अब बिहार में 10 सीट लड़के क्या करेंगे यदि आप उतना जीत नहीं सकते, क्योंकि एक अजीब सी स्थिति बनी है बिहार में। इस बार जेडीयू जो है भी है और आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, तो बंटवारा तो उसी तरह होगा 17-17-5-1 का। बिल्कुल। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली दोनों जगह ही पेंच फंसा हुआ है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा दिक्कतें हैं क्योंकि वहाँ तो यूनिट बिल्कुल सख्त खिलाफ है कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में ये कैसे संभव है, क्योंकि दिल्ली में आप साथ में रहें और पंजाब में आप खिलाफ लड़ें, ये संतुलन कैसे बनेगा? यही सवाल जो है, यही जवाब मुझे दिया जब मैंने एक कांग्रेस अध्यक्ष के नज़दीकी सूत्रों से बात की। उन्होंने कहा कि मनोरंजन, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि पंजाब में खिलाफ लड़े और दिल्ली में साथ कैसे लड़ेंगे। बात होगी तो दोनों जगह की बात होगी। अब दोनों जगह की कैसे बात होगी? आम आदमी पार्टी को आप सोचिए, यदि 2 राज्यों में सरकार है और लोकसभा में सांसद कहाँ से आएंगे? दिल्ली से आने से रहे, बीजेपी को 55% वोट है, पंजाब से ही आ सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती, कि वो चाहती 8 सीटें वो छोड़े नहीं, वे और बाकी सीटें 13 ही हैं। तो क्या जो है वो
बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए तैयार होगी। वो जो है उनका कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में उनको 42% वोट मिले हैं। कांग्रेस कहती है 2019 में उनको 40% वोट मिले थे। तो इस झगड़े की वजह से ये मामला फंस गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिनों के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, ये उनका गृह राज्य है। इसकी शुरुआत उन्होंने आज सोलन में एक रोड शो के साथ की। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत मिली है उसके लिए भी पार्टी अध्यक्ष को बधाई दी गई है। रोड शो में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। इसके बाद जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया और इसमें कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति की राजनीति करती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 4 जातियों को तवज्जो दी है। ये है महिला, युवा, किसान और गरीब। नड्डा ने कहा कि चीन भी अब मोदी की तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा कि अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की कसर नहीं छोड़ी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, राहुल गांधी साथ में हाथ मिला के चलना है। और फिर क्या कहा, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलने वाले ये भारत जोड़ेंगे कि भारत तोड़ेंगे? बताइए आप, भारत जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? बताओ, जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? ये तोड़ो यात्रा पर निकले हुए लोग हैं। इनके साथ जो जो मिल रहा है, जो जो मिलता है यात्रा में, ये सब भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं, जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते। ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी कहते हैं देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। इसके लिए काम करो। इनके समझ में नहीं आता। ये न्याय यात्रा पर निकले। सन 84 के दंगे किसने कराए थे? सिख भाइयों पर अत्याचार किसने किया था? बताइए, सिख भाइयों का नरसंहार किसने किया था? इतिहास को शर्मसार किसने किया था? और आज ये न्याय यात्रा पर निकले हैं। आप बताइए, ममता बंगाल में क्या बोल रही है और अधीर रंजन क्या बोल रहा है? बिहार में जोड़ करके पहले से ही आप लड़ रहे हो, वेस्ट बंगाल में आप जोड़ के क्या करोगे? कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां इंडी अलायंस नया नया करतब करेगा? और अब मैं एक बात और पूछता हूं, ममता गोवा में किसको वोट दिला पाएगी? शरद पवार मध्य प्रदेश में किसको वोट दिलाएगा? अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में या राजस्थान में किसको वोट दिला पाएगा? ये इंडी अलायंस करेगा क्या? ये सिर्फ फोटो सेशन है, फोटो सेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देश भर के अलग अलग राज्यों के डीजीपी और आईजी का सम्मेलन आज से 7 जनवरी तक जयपुर में हो रहा है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी इसके लिए जयपुर पहुंच गए। वो कल इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज वो जयपुर बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के खतरे को लेकर भी चर्चा हो रही है। रविवार तक चलने वाले इस सम्मेलन में हाल ही में संसद से पारित नए अपराध कानून लागू करने के रोड मैप को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में पुलिसिंग तकनीक, नक्सलवाद, जेल सुधार जैसे मुद्दों पर भी बात होगी। और बैठक के एजेंडे को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। पूरे देश में से लगभग 250 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहली बार जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर डीजीपी आईजीपी लेवल की मीटिंग जो है वो हो रही है। ये मीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्गेनाइज करवाता है। इस बार ये मीटिंग 5 जनवरी से 7 जनवरी तक होगी। इसके 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे बड़ी बात जो इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी, जो नए कानूनों में बदलाव लाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है इन कानूनों में बदलाव जो है 26 जनवरी तक नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो देश भर से आए
पुलिस कर्मियों का कहना है कि वो फर्स्ट हैंड जानकारी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसरों और 2 सीनियर पॉलिटिशियंस यानी प्रधानमंत्री और खुद केंद्रीय गृह मंत्री से इसके बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं कि किस तरह से इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, खास करके जो गैप्स हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी लॉ न्यू सिस्टम पूरा ओवरऑल किया गया है, तो इस करके किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अगर कोई गैप्स रह जाते हैं तो उन्हें किस तरह से ब्रिज किया जाएगा। साथ में कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो स्टेट्स जो हैं वो मांग रही हैं ताकि इन लॉज को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं अब डिजिटाइज किए जाएंगे, फॉरेंसिकली एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। तो कुछ स्टेट्स की इन सभी बातों को लेकर कुछ रिसोर्सेज की भी मांग है। तो यही सभी मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खासकर इस बैठक में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डीप फेक्स है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से पुलिस इन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है एंटी सोशल एलिमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, और किस तरह के चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने जब वो क्रिमिनल्स को ट्रैक करती है इस तरह के डीप फेक्स के मामले में लेकर। इस बार जो है लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो कुछ जो स्टेट्स हैं कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने रेड फ्लैग्स रेज किए हैं, उस बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा होने की उम्मीद है। ये जो मीटिंग है ये प्रधानमंत्री इस मीटिंग में 3 दिन रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री भी इस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को एड्रेस करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री जब ये मीटिंग खत्म होगी यानी संडे को, उससे पहले ये एड्रेस करेंगे। ये जो बैठक है पहली बार राजस्थान में होने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सभी पुलिस कर्मियों को जो नए लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसके बारे में और ज्यादा जानकारी इस मीटिंग में मिल पाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बीच राजस्थान में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग अपने पास रखा, आबकारी और जनसंपर्क विभाग भी उन्हीं के पास है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वित्त और पर्यटन विभाग दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी उन्हीं के पास रहेगा, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा को परिवहन के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।